हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वर विद्या में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा 2024 का एनुअल एग्ज़ाम होता है, वार्षिक एग्ज़ाम, उसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने इस टॉपिक के ऊपर 3 वीडियो बनाकर पहले अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ जाकर पहले उस वीडियो को देखें, फिर आपको ये वीडियो समझ आएगी। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको हमने 2 पार्ट में बनाया है। कौन से वाला? सेक्शन सी वाला, ठीक है। सेक्शन सी हमने 2 पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट था हमारा पार्ट 3 और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये है हमारा पार्ट 4। और गाइज ये जो हमारा पेपर है, इस पूरे पेपर को हमने टोटल 8 पार्ट्स में कवर किया है, जिसमें से आज हम पार्ट नंबर 4 देखेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है, इसकी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट तैयार कर रहे हैं। और आज इस प्ले लिस्ट का वीडियो नंबर 27 होने वाला है। यानी इससे पहले हमने 3 वीडियो पहले ही बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखा है, जिसका नंबर कितना है? वीडियो नंबर 24, 25 और 26। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये हमारा भी 2024 का हम तैयारी जो कर रहे हैं, उनकी क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि 2023 में जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2024 के लिए, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ उनके आंसर को भी देखने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, ये जो हमारा पैटर्न है, ये CBSE द्वारा लॉन्च किया गया लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। और 99% तक चांस है कि आपके जो क्वेश्चन है वह यहीं से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 22 नंबर का। इससे पहले जो मैंने आपको बताया 3 पार्ट है, उन 3 पार्ट में हमने टोटल 21 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम देखेंगे सेक्शन सी का पार्ट 2 वीडियो। तो कितना नंबर क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 22। और गाइज मैं आपको बता दूं कि सेक्शन सी में हमारा 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। यानी सेक्शन सी में हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वह सारे क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, 4 मार्क्स वाले। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली समाज की संस्कृति कम शक्तिशाली समाज पर अपनी छाप छोड़ती है। इस कथन को विश्लेषण कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जिस संस्कृति का, जिस देश का राजनीतिक और आर्थिक रूप अच्छा होगा, वह देश क्या करेगा? कम शक्तिशाली वाला देश, यानी जिसकी पावर कम है, उनके ऊपर अपना छाप छोड़ेगा। यानी महाशक्तिशाली का जो पावर होता है वह अक्सर छोटे छोटे देशों में देखने का मिलता है, ठीक है। इस पर अपना छाप ये छोड़ जाते हैं। जैसे ब्रिटिश सरकार हम पर राज कर गए थे, और ब्रिटिश हमारा हो गया, मान चलिए, जो बड़ी शक्तिशाली देश है, ठीक है, बड़ा वाला, और हमारा इंडिया हो गया छोटा। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश का अभी तक हमारा तौर तरीका है जीने का, खाने पीने रहने का, ये सारे तौर तरीके अभी तक हमारे इंडिया में देखा जाता है। तो क्या हुआ इससे? यानी अधिक प्रभावशाली वाला जो समाज है वह कम प्रभावशाली समाज पर अपना छाप छोड़ दिया। ये कथन सच है या गलत, इसके ऊपर हमें बात करनी। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बाहरी प्रभाव हमारे विकल्पों को बढ़ाता है। यानी जो बाहरी प्रभाव होते हैं वह क्या करते हैं? हमारे विकल्पों को बढ़ा देता है। और कभी कभी वे पारंपरिक को भी प्रभावित किए बिना हमारी संस्कृति को संशोधित कर देता है। यानी बाहरी प्रभाव हमारे विकल्प को बढ़ा देता है। मान के चलिए आपको खाने के लिए पहले क्या होते थे? केवल रोटी सब्जी या दाल चावल, ऐसे कुछ 2-4 आइटम ही होती थी। लेकिन अब क्या है, अब हमारे भारत में कई प्रकार के देशों का खाना जो है वह अपनाया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारी संस्कृति में, यानी हमारा जो खान पान थे, इसमें बढ़ावा हुआ है, यानी कि इसमें विकल्प में बढ़ाया है, इसके विकल्प बढ़ गए हैं खाने पीने की। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वे हमारे पारंपरिक को प्रभावित किए बिना हमारी संस्कृति को संशोधित करता है। यानी कभी कभी हमारी संस्कृति को
ये बदल तो देते हैं, लेकिन हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था है उनको परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, वह हमारी पारंपरिक व्यवस्था है वह अपनी जगह फिक्स होता है, लेकिन विकल्प के रूप में हमें और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आशा करता आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसको उदाहरण की मदद से और अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जैसे उदाहरण के लिए बर्गर, मसाला डोसा और नीली जीन्स हथकरघा पर बुने खादी के कुर्ते के साथ पहनी जा सकती है। यानी जो नीली जीन्स है जो कि अदर कंट्री का है, ठीक है, वह हथकरघा का जो कपड़े होते हैं वह हमारे इंडियन है। ठीक है, तो दूसरे देश के जो हमारा कपड़ा है नीला जीन्स, ब्लू कलर का जीन्स, वह हमारे अपने देश के हथकरघा पर बुने खादी के कपड़े पर भी पहनी जा सकती है। यानी इसमें क्या किया है कि हमारा विकल्प तो बढ़ा दिया, यानी कि अब हमें जीन्स मिल गया। पहले हम कुर्ते के ऊपर एक पैजामा डालते, पैंट डालते, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जीन्स डाल रहे हैं। तो हमारा विकल्प बढ़ा कि हम जीन्स या पैंट में से कोई एक चीज़ डाल सकती हैं, लेकिन हमारा पुराना पारंपरिक व्यवस्था था उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, यानी बिना पारंपरिक व्यवस्था को परिवर्तन किए केवल हमारे विकल्पों को बढ़ाया है। बाहरी प्रभाव यही करते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, वैश्वीकरण हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है और सांस्कृतिक एक रूपता उत्पन्न करता है। यानी वैश्वीकरण क्या करता है कि हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है उनको व्यापक बनाता है और सांस्कृतिक एक रूपता उत्पन्न करता है। यानी इसमें क्या करता है कि हमारे सांस्कृतिक जितने भी संस्कृति है हमारी दुनिया के अंदर, उन सबको आपस में कनेक्ट करने की काम करता है। कौन? वैश्वीकरण। आगे देखिए, विरोधियों का मानना है कि सांस्कृतिक एक रूपता न केवल गरीब देशों के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए खतरनाक है। यानी विरोधी क्या कहते हैं, जो वैश्वीकरण के विरोधी हैं, उनका मानना है कि सांस्कृतिकरण एक रूपता न केवल गरीबी देश के लिए, ठीक है, जो हमारी सांस्कृतिकरण एक रूपता है ये न केवल गरीब देशों के लिए बल्कि ये पूरी की पूरी मानवता के लिए भी खतरनाक साबित होता है। यानी जो वैश्वीकरण क्या काम करता है, संस्कृति के द्वारा हमें जोड़ने का काम करता है। ये जोड़ने का काम न केवल गरीब देश के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए भी यह एक खतरनाक हो सकता है। ये कौन कहते हैं? विरोधी कहते हैं, जो वैश्वीकरण के खिलाफ हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन 22 है, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो पहला हमने देखा वैश्वीकरण के बारे में, और इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, वह क्या है, वैश्वीकरण के आर्थिक निहितार्थ की व्याख्या कीजिए और अपनी राय दीजिए कि क्या यह विकासशील देशों के लिए अनुकूल था। यानी हमें यह बताना है कि जो हमारा वैश्वीकरण है, यह वैश्वीकरण क्या विकासशील देशों के लिए लायक है या उनके लायक नहीं है, उनके काम का नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट, वैश्वीकरण ने दुनिया भर में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि की है। यानी वैश्वीकरण दुनिया भर में, पूरी वर्ल्ड में क्या किया है, वस्तुओं के आदान प्रदान के बिजनेस के लिए एक व्यापार को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट, विभिन्न देशों द्वारा अन्य देशों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को कम कर दिया गया है। यानी हर देश अपने अपने तरीके से टैक्स लेता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण ने क्या किया, इन टैक्स को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देशों के बीच पूंजी की आवाजाही पर प्रतिबंध भी कम कर दिया है। यानी देशों के बीच अलग अलग देश जो थे, जैसे मान चलिए दो अलग अलग देश हैं, ठीक है, इन देशों के बीच जो पूंजी की आवाजाही थी, यानी कि इसकी करेंसी इस देश में जा रही है और इसकी करेंसी इस देश में जा रही है, इस पर प्रतिबंध भी कम कर दिया। इस पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे कि ऐसा नहीं कर सकते, इनको भी जो हमारा वैश्वीकरण है इन्होंने क्या किया है, कम किया है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण ने इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित सेवाएं जैसी विचारों का प्रसार किया है। यानी वैश्वीकरण क्या किया है, इंटरनेट और कंप्यूटर जैसी सेवा का भी प्रसार किया है। इनका प्रचार करके इनको भी काफ़ी हद तक वैश्वीकरण द्वारा फैलाया गया है।
अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, वैश्वीकरण के कारण लोगों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। यानी वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ कि लोग एक देश से दूसरे देश में भी अब आ जा सकते हैं, इनमें भी काफ़ी हद तक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सिलिकॉन वैली में लगभग 3 लाख लोग कौन है, भारतीय काम कर रहे हैं। यानी कि वैश्वीकरण के कारण यह संभव हो पाया है कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली में लगभग 3 लाख लोग हैं, वह कौन हैं, भारतीय हैं, जो कि वहाँ पे अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, यह पॉसिबल हो पाया है केवल और केवल वैश्वीकरण के कारण। यानी कि देखिए निष्कर्ष क्या निकला इससे कि हाँ, वैश्वीकरण जो है वह विकासशील देशों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यानी क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा था कि वैश्वीकरण का विकासशील देशों पर या फिर अल्प विकसित देश जो होते हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या नहीं। पूछ रहे थे ना अनुकूल है या प्रतिकूल, तो यह एक सकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी कि ये अनुकूल है। आशा करता हूँ जो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के विभिन्न भागों से क्षेत्रीय मांगे अनेकता के साथ एकता के सिद्धांत का उदाहरण है। क्या आप सहमत हैं, कारण दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि भारत के जो विभिन्न भाग है इससे क्षेत्रीय मांगे अनेकता के साथ एकता के सिद्धांत का उदाहरण है। यानी भारत में कई सारे भाग हैं, कई सारे क्षेत्र हैं, आपने देखा होगा कई सारे राज्य हैं, और इनमें अनेकता के साथ एकता है। यानी कि अनेक राज्य है लेकिन फिर भी इनके अंदर एकता है। एकता का एक हमारा भारत सिद्धांत है। ठीक है, क्या यह कथन सत्य है, इनके बारे में हमें कारण देना है लेके। तो देखिए क्या कह रहे हैं, हाँ मैं निम्नलिखित कारण से सहमत हूँ। कौन कौन से कारण हैं, देखिए क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है। यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो होती है वह क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, जब हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की कोशिश करते हैं तो प्रतिरोध और अलगाव पैदा होता है। यानी क्षेत्रीय आकांक्षा, यानी हर क्षेत्र को देखिए जितने राज्य हैं हर एक में अलग अलग तरह की आकांक्षा, अलग अलग तरह की इच्छा होती है। सब अपने अपना विकास करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हर स्टेट में, हमारे इंडिया में देखा होगा आपने, हर स्टेट में एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, जो अपनी इच्छाओं को आगे रखता है संसद में। यानी कि जब हम इनकी इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है कि इनके अलगाववाद पैदा हो जाता है, इनके बीच एक मतभेद पैदा हो जाती है कि हमारी बातों को नहीं सुन रहे कोई। इनकी वजह से इनके बीच में एक अलगाववाद की भावना पैदा हो जाती है। आगे क्या कह रहे हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक वार्ता है। यानी कि क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं होती है इनका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है लोकतांत्रिक वार्ता। वार्ता यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत करना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, सत्ता की साझेदारी। यानी कि सत्ता, जितने भी पावर हैं इनको मिल बांटकर कई भागों में तोड़ दिए गए हैं। कुछ काम प्रधानमंत्री करते हैं, कुछ राष्ट्रपति और कुछ मंत्री सब। यानी सत्ता की साझेदारी कर दी गई है, सत्ता को कई भागों में बांट दिया गया है ताकि कोई एक आदमी अपने आप को राजा ना समझे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता संघीय ढांचों को लचीलापन प्रदान करने की अनुमति देती है। यानी जो हमारे संविधान के निर्माता थे उनकी दूरदर्शिता, यानी उन्होंने इतना दूर तक सोचा था कि हमारा संघीय ढांचे जो है वह लचीलापन प्रदान हो, उनके अंदर लचीलापन हो। आगे, संविधान की 6ठी अनुसूची जैसे विविधता को समायोजित करने के लिए विशेष प्रावधान के जरिए क्षेत्रीय असंतुलन को किसी भी तरह के भेदभाव के बिना समायोजित किया जा सकता है। यानी कि क्षेत्र के बीच, यानी क्षेत्र के बीच अगर किसी प्रकार की असंतुलन है तो उनको बिना किसी भेदभाव के सुलझाया जा सकता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इसलिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अलगाववाद का समर्थन नहीं किया जाता है। इस प्रकार
भारत में क्षेत्रवाद का लोकतांत्रिक राजनीति के अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी क्या कह रहे हैं कि भारत के अंदर, हमारे भारत के अंदर क्या है कि अलगाववाद को समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि क्षेत्रवाद को हम लोकतांत्रिक राजनीति के एक अंग के रूप में स्वीकार करते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। और गाइस, इस वीडियो में दिखाए गए इस नोट्स को आप अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नोट्स के लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करें और ये नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, यदि आप हमसे कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें। हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।